इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको बस लगा रहे हैं हम लोग। कल कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, आज फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हम, जिनमें से क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या आपको याद है समांतर प्लेट संधारित्र को शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं? PPC, वेरी गुड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A, तथा उनके बीच की जो दूरी है वो D है। जैसे, चलिए अच्छा पढ़ लेते हैं। प्लेटों के बीच आधे आधे भाग में दो भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ, प्लेटों के बीच जो जगह है उसके आधे आधे भाग में दो परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1 और K2 है। मतलब एक परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K1 है और जो दूसरा परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक K2 है। दो विन्यासों में बारी बारी से भरे जाते हैं। दो विन्यासों में मतलब दो तरह से भरे जाते हैं। प्रत्येक विन्यास में संधारित्र की धारिता ज्ञात करिए। फिगर बने हुए हैं, देखिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि किस तरीके से विन्यास का क्या मीनिंग है। ये विन्यास का मतलब ये है, देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। संधारित्र को अभी तक हमने हमेशा ऐसा बनाया है, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, लेकिन इस बार कैपेसिटर को इस फिगर में जो बनाया गया ना वो ऐसा बनाया गया है। तो एक प्लेट ऊपर ये लगी हुई है और एक प्लेट ऐसा नीचे, ये ऐसे प्लेट है, लाइन नहीं होती। लाइन तो साइड से जब आप देखोगे तो केवल आपको बॉर्डर बॉर्डर दिखता है लाइन, अदरवाइज दीज आर द प्लेट्स, ऐसे प्लेट रहती हैं ये। तो ये एक प्लेट इधर लगी हुई है, एक प्लेट ये लगी हुई है। एक से हम चार्ज देंगे, दूसरी को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, आप सभी को पता है। अब इन दोनों प्लेट्स में एरिया कितना है दोनों प्लेट्स का? A। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के इक्वल है। और ये जो प्लेट्स लगी हुई ना, पूरा एरिया A है, पूरा एरिया A है। तो ये जो प्लेट लगी है इसकी पूरे का क्षेत्रफल A के बराबर है। ऐसे ऊपर वाली दो प्लेट का पूरे का एरिया A के बराबर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ भरा है। देखो, इतने आधे में हमने एक मटेरियल भरा जिसका परावैद्युतांक K1 है, इतने आधे में भी हमने एक पदार्थ भरा जिसका परावैद्युतांक K2 है। तो दो प्लेट्स लगाई हमने, इधर आधे में, लेफ्ट साइड के आधे में K1 परावैद्युतांक वाला पदार्थ और राइट साइड के आधे में K2 परावैद्युतांक का पदार्थ हमने भरा। एक दूसरा फिगर यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लेट्स ऐसे ही लगी हैं देखो, लेकिन इस बार हमने ना ऐसा आधा और ऐसा आधा परावैद्युत नहीं भरा हुआ है। देखो इसमें भी आधे आधे भरा है, लेकिन भरने का तरीका हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। देख रहे हैं आप, दोनों बार प्लेटों के बीच जितनी भी जगह है दोनों बार हमने दो तरह के परावैद्युत पदार्थों से भरा हुआ है और आधा आधा ही भरा है, लेकिन तरीका दोनों बार में अलग अलग है। आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों प्लेट्स का क्षेत्रफल कितना है? A, और दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d के बराबर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है प्रत्येक विन्यास में संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी संधारित्र की धारिता मालूम करनी है और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी संधारित्र की धारिता आपको पता लगानी है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे, जैसे ऐसे हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो आप जानते हैं इस पूरे कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना, इसको जैसा आपने परावैद्युत पदार्थ भरा है वैसे ही प्लेट्स को भी डिवाइड कर दीजिए। आपने इधर आधे में परावैद्युत, इधर आधे में परावैद्युत भरा है, आप इसको ऐसा ही डिवाइड कर दीजिए प्लेट्स को भी, और इनके कनेक्शन कुछ इस तरह से कर दें। ऐसे ही इनका कनेक्शन
कुछ इस तरीके से कर दें। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ नजर आ रहा है आपको? दो संधारित्र हैं। अभी तक कितने संधारित्र थे? एक। हमने क्या किया? परावैद्युत पदार्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि आधे में इधर आधे में इधर परावैद्युत पदार्थ भरा है, परावैद्युत पदार्थ के अकॉर्डिंग हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने ऐसा ऐसा डिवाइड कर दिया, क्योंकि बीच में दो परावैद्युत के बीच में एक गैप बना हुआ है, यहीं से हमने पाला बना दिया इसका, इधर का हिस्सा अलग, इधर का हिस्सा अलग, और प्लेट्स का कनेक्शन दे दिया। अब आप थोड़ा याद कीजिए, ध्यान दीजिए, ये तो ए और एरिया मान लिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बिंदु P मान लेता हूँ और यहाँ पर बिंदु Q मान लेता हूँ। अब जब इसे गौर से देखिए, आपको पहले कितने संधारित्र दिख रहे थे? एक। अब कितने संधारित्र दिख रहे हैं? दो। दिख रहे हैं आपको? एक ये वाला कैपेसिटर, ये वाला, और एक ये वाला कैपेसिटर, आप देखिए ये वाला, ठीक है। और दोनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं आपको? समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है? समांतर क्रम है। तो पहले जब हमने इसको स्प्लिट नहीं किया था तो आपको एक कैपेसिटर दिख रहा था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमने क्या किया? जैसा परावैद्युत भरा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको विभाजित कर दिया। जैसे विभाजित किया ये हिस्सा बना। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको आपको ऐसे बना के दिखा सकता हूं। देखिए, देखिएगा क्या वाकई में ऐसा ही फिगर बना हुआ है। देखो, ऐसा ही चित्र तो बना है, बस बीच में क्या भरा हुआ है? दोनों में परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो ये दो संधारित्र हैं, एक ये कैपेसिटर है इधर की तरफ, एक ये कैपेसिटर है, और दोनों, क्योंकि यहां से जो आवेश जाएगा वो आवेश इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो क्रम समांतर क्रम होता है, तो ये समांतर क्रम में है दोनों। तो दो संधारित्र दोनों आपस में कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक। अच्छा, अब अगर इतना समझ आ गया आपको तो बड़ी आसानी से आप इनके तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूं, ठीक है, एक डायरेक्ट कर लेते हैं। P व Q के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या आप बता सकते हैं, अगर आप ये समझ गए कि दोनों संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या लगेगा? यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं जरा। कितने संधारित्र हो गए? दो, और दोनों संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में है, इसलिए P व Q के बीच तुल्य धारिता। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? C इज इक्वल टू, या 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। वो श्रेणी क्रम के लिए लगता है, तो समांतर क्रम के लिए क्या लगेगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट क्या है बताइए? दोनों संधारित्रों का या कॉम्बिनेशन का, संयोग की तुल्य धारिता। C1 क्या है? पहले संधारित्र की धारिता, C2 दूसरे। इसको हम पहला मानते हैं, इसको दूसरा, क्योंकि इसका परावैद्युतांक K1 है, इसका परावैद्युतांक K2 है। ठीक है। अब पहले संधारित्र की धारिता और दूसरे संधारित्र की धारिता, क्या आप सभी को ये याद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता क्या है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। वेरी गुड। अगर वायु भरी हुई है दोनों प्लेट के बीच में तो सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां वायु भरी है कि परावैद्युत पदार्थ?
तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि ये वाला, नीचे वाला लगेगा, ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो पहले संधारित्र की धारिता के लिए बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा। K चाहिए तो K की जगह मैं क्या लिख दूं, K1, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है। A की जगह पर कितना है, A की जगह पर बोलिए, A क्या है बताओ। अच्छा, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, तो यहां बताइए ये वाला एक संधारित्र है, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, सोचिए, A/2। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि पूरी प्लेट का एरिया कितना था, पूरी प्लेट का एरिया A था, बाद में हमने इसको काट दिया बीच में से, तो आधे का एरिया A/2, इधर आधे का एरिया भी A/2, तो इधर वाली प्लेट का एरिया भी A/2 हो जाएगा, इसका एरिया भी A/2 हो जाएगा। समझ आ गई। अच्छा, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2, अपॉन क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस। बताइए इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसकी एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलिए। वो तो डिस्टेंस तो उतना ही है कि आधा होगा, जल्दी बताइए, उतना ही रहेगा, तो संदेह तो आधा किया गया है, तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस उतनी ही रहेगी। अरे आपने सही बताया है, आप देखो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने मन में रखा करो। अब मैंने बोल दिया, बोलो 2 चौके क्या होते हैं, अब आपने बताया सर 8 होते हैं, बोलो 8 होते हैं, तो नहीं 7 होते हैं, तो ये क्या बात है भैया। अरे एक प्लेट यहां लगी हुई है, एक यहां लगी हुई है, और अब आप देखो ना बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, साफ दिख रहा है, बगल में लिखा है मैंने, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D प्लस C2 कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। बताइए इसके लिए क्या लिखा जाना चाहिए, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन, डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया, एरिया हाफ हुआ है। अब इनको आपको कैलकुलेट करना है बेटा, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं यहां से। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो कुछ कॉमन मिल सकता है क्या हमको, एप्सिलॉन नॉट A/2 D, एप्सिलॉन नॉट A/2 D, तो बचेगा क्या फिर अंदर इसमें बताइए, K1 प्लस इसमें क्या बचेगा, K2, तो अंदर रह जाएगा K1 प्लस K2 और कॉमन क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक है, थोड़ा सा और संभाल के इसको लिख दीजिए, बस समझिए आपका आंसर आ गया, K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2D, ये वाला 2 हम अपॉन में ले आए, वैसे भी डिनोमिनेटर में है और अभी भी डिनोमिनेटर में है। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इन दिस क्वेश्चन। अब आप ये मुझे बताएं कि क्या आप ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आया। बस आपको करना क्या है, जितने भागों में ऐसा भरा रहेगा उतने भागों में कैपेसिटर को क्या कर देना है, उसकी प्लेट्स को काट देना है आपको, ठीक है, और उसी से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से क्रम में है, और जैसे ये पता लगेगा फॉर्मूला आपकी जुबान पे रटा हुआ है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता है कि परावैद्युत पदार्थ भरे होने पर संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये समझ गए हैं तो ये तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो। इसको बताइए कैसे डिवाइड करना है आपको, इसको कैसे काटना है, इसमें तो ऐसे भरा हुआ है, इसको ऐसे काटना है, देखो इसको भी काट देते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से ये कंडक्टर आ रहा है, आने दो इसको, ये एक ऐसा, ऐसे ऐसे 2 भागों में बांटना, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे रहना चाहिए, तो एक भाग ऊपर हो गया, एक भाग नीचे हो गया, ठीक है। यहां पर ऐसे परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, इसका परावैद्युतांक K1 है
और इसका परावैद्युतांक K2 है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। अब आप जरा गौर से इसको देखिए फिगर को और बताइए कुछ जो आपको समझ में आ रहा है। दो संधारित्र हुए, बीच में से मैंने ऐसा काट दिया, इसको ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा हटा दिया अलग अलग, तो एक कैपेसिटर ऊपर आ गया, एक कैपेसिटर नीचे। तो एक कैपेसिटर ये आ गया, एक कैपेसिटर यहां पर बन गया। और इधर से ये पॉइंट P है और इधर पर ये पॉइंट कौन सा हो गया, Q। अब बताइए आप इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्यों भाई, नहीं समझ में आया? आया भाई। जैसा परावैद्युत भरा होगा वैसे ही हमें उसको अलग अलग संधारित्रों में डिवाइड कर देना है। अब इसमें तो हमने परावैद्युत ऐसे भरा हुआ था, तो हमने क्या किया, एक अब ऐसे ही इसको डिवाइड कर देना है। तो एक कैपेसिटर ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, यहां से चार्ज जाएगा और दूसरे कैपेसिटर से होते हुए Q तक पहुंच जाएगा। और अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये कौन से क्रम में आपको लग रहा है कि श्रेणी क्रम में है। समझ आया कुछ? उसमें कौन सा क्रम बन गया था? इसमें आप चाहें कि वो तो वैसे ही बनाए तो आप नहीं बना सकेंगे, आप नहीं बना सकते। अब देखो ना, यहां से ऐसा चलोगे तो एक संधारित्र मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, तब Q मिलेगा, आपको मिलेगा कि नहीं? तो P से Q तक अगर जाना है तो दोनों कैपेसिटर्स आपको पार करने पड़ेंगे। और ये क्रम कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। तो यहां पर हम नोट कर देते हैं, इसका ये मॉडिफाइड फिगर हमने बना दिया है। मॉडिफाइड फिगर हमने बना दिया है, इसमें हमने इसी में बना दिया था। अब यहां पर लिखेंगे दोनों संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। दोनों संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए P व Q के बीच तुल्य धारिता, P और Q के बीच तुल्य धारिता। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो? 1/CE, फिर इसको भी तो 1/CE लिखना पड़ेगा हमको। तो 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको एक चीज याद आ जानी चाहिए कि अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में थे तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया था आपको कैलकुलेट करके। याद आ रहा है किसी को? हाँ जी, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। अपॉन में प्लस रहेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन रहेगा। और कैलकुलेट करके देख लो, वही है। देखिए आपने हमको बताया 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। हमने इनका LCM ले लिया दोनों का, C2 प्लस C1 बन गया ऊपर। और हमें तो 1/CE की वैल्यू ये है, हमें तो CE चाहिए, तो हम पलट दे रहे हैं। पलट दोगे तो C1 C2/C1 प्लस C2, वही चीज आ जाएगी। तो अगर दो कैपेसिटर हो श्रेणी क्रम में तो आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, ज्यादा इजी रहेगा। अब C1 की वैल्यू बताइए तो फिर मुझे। C1 मतलब इस संधारित्र की धारिता, इस वाले संधारित्र की धारिता, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A। बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। तो पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस D है। इस बार पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस D थी, लेकिन इस बार दो संधारित्र में बंटने के कारण डिस्टेंस देखो बेटा आधी आधी हो गई है। देखो इस बार जो प्लेट्स लगी थी, प्लेट पूरी है, प्लेट नहीं कट रही है, इस बार प्लेट पूरी है। तो क्या नहीं बदलेगा? एरिया तो सेम रहेगा, बस डिस्टेंस आधी आधी हो जाएगी। तो इस बार डिस्टेंस हाफ हाफ हो गई, इसलिए D/2 ऊपर हो गई, D/2
दूसरे वाले संधारित्र में हो गई। ठीक है, तो C1 की वैल्यू बताइए क्या लिखी जाए? K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ठीक है, इनटू C2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 अपॉन C1 प्लस C2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। ठीक है, कुछ कॉमन वगैरह लेना चाहेंगे आप? क्या ऊपर तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल, तो उसको तो हम ऐसा ही लिखे रहने देते हैं। K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 अपॉन, यहां पर कुछ कॉमन ले सकते हैं आप। क्या कॉमन होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 हमने कॉमन कर लिया। अब बताइए अंदर बचेगा क्या? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा K1, इसमें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 चला गया तो इसमें बच गया K2। अब देखो कुछ कैंसिल होना चाहता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। ठीक, अब जो बचा उसको आप नोट कर दीजिए, वही आपका आंसर बन जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। एक और काम कर दो, ये D/2 का जो 2 है ना, ये पलट करके ऊपर आ जाएगा इसके साथ। देखिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 K1 K2, 2 ऊपर आया तो 2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K1 प्लस K2, और ये D भी रहेगा बेटा साथ में, D इंटू K1 प्लस K2। ये धारिता का फॉर्मूला आपको बन जाएगा। 2 ऊपर आ गया, 2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और उसी के साथ K1 प्लस K2 भी आ जाएगा क्योंकि ये भी हर में है, तो वो भी हमने नोट कर दिया। इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन की जो धारिता होगी उसकी वैल्यू इतने के बराबर आ जाएगी, K1 K2 2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K1 प्लस K2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, और एक छोटा सा चित्र भी बना हुआ है। देखिए पहले लिखे को पढ़ते हैं क्या लिखा है। संलग्न चित्र में प्रदर्शित 3 प्लेटों की धारिता ज्ञात करिए। ये जो इस क्वेश्चन के साथ संलग्न का मतलब इस क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन के साथ जो चित्र लगा हुआ है उसकी बात की जा रही है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित 3 प्लेटों की धारिता ज्ञात करें। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। 3 प्लेटें लगी हुई हैं और आपको इन 3 प्लेटों की धारिता पता लगानी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। इसमें जितनी भी प्लेट्स हैं सबका जो एरिया है वो A मीटर स्क्वायर है। इसका भी एरिया A मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया A मीटर स्क्वायर, तथा 2 संलग्न प्लेटों के बीच की दूरी D मीटर है। 2 संलग्न प्लेटें, संलग्न मतलब आजू बाजू की, 2 कोई भी अगल बगल वाली प्लेट के बीच का डिस्टेंस D मीटर है, यानी कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस D मीटर है, फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस D मीटर है, क्योंकि ये और ये प्लेट संलग्न है, ये और ये संलग्न है, पर ये प्लेट इसके संलग्न नहीं है, तो किन्हीं भी 2 संलग्न प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D मीटर है। ऊपर तथा नीचे की प्लेटें एक तार से जोड़ दी गई हैं। हम एक तार लेके आए और ऐसा इसमें लगाया कि ऊपर और नीचे की प्लेट में वो तार हमने जोड़ दिया, बस। अब इन 3 प्लेटों का कैपेसिटेंस आपको पता लगाना है कि इसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, तो सोचिए इसके बारे में कैसे कर सकते हैं आप। प्लेटों तो 3 हैं, सबसे पहले क्या यहाँ कैपेसिटर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
लग तो रहा है कि पहले इन दोनों प्लेट्स का चेक कर लो जरा। ये दोनों प्लेट देखो, कैपेसिटर कब नहीं बनता? अगर दो प्लेट्स लगी हुई हैं और दोनों को आपस में ही आप जोड़ देंगे तो फिर वो कैपेसिटर नहीं है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा और उस समय आप इसमें चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वो कैपेसिटर नहीं होता। लेकिन इसमें चेक करिए कि क्या ये कैपेसिटर बनेंगे। पहले इन दो प्लेट्स को मिला के सोचिए कैपेसिटर होगा कि नहीं होगा। इसका कनेक्शन किसी और बिंदु से, एक काम कर लो आप अपनी सुविधा के लिए यहां पर कुछ पॉइंट मान लो और चाहो तो ऐसा एक लाइन निकाल लो। इससे क्या होगा कि अगर ये एक कैपेसिटर है, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये है, तो ये प्लेट इस बिंदु से जुड़ी हुई है, ये प्लेट का कनेक्शन नहीं दिखाया है, होगा कहीं जुड़ी होगी लेकिन आपस में तो नहीं जुड़ी कम से कम। और अगर आपस में नहीं जुड़ी हैं तो ये संधारित्र बनाती है कि नहीं बनाती? बनाएंगी, सिंपल सी चीज है। तो एक कैपेसिटर तो ये बन गया, ठीक। इसको चेक करिए कि क्या ये कैपेसिटर बनाती है दोनों प्लेट से मिलकर के। इन दोनों प्लेट्स में से ये वाली प्लेट इस बिंदु से जुड़ी है जाके, ये प्लेट कहां जुड़ी है ये हमें नहीं पता, चित्र में दिखाया भी नहीं है, लेकिन आपस में तो कनेक्ट नहीं है ना। और अगर आपस में कनेक्ट नहीं है इसका मतलब है कि ये भी कैपेसिटर बनाएंगी फिर तो ये भी कैपेसिटर बनाती हैं। ओके, तो कितने कैपेसिटर यहां पर बने? दो कैपेसिटर। क्या ये दोनों प्लेट्स मिलकर कैपेसिटर बनाएंगे? क्यों? आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया गया इनको, ठीक है, तो ये नहीं बना सकते। तो कितने कैपेसिटर कुल मिला के बने आपके लिए? दो कैपेसिटर बने। अब सोचने वाली बात यह है कि आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो आप ध्यान से देखें, इस कैपेसिटर की एक प्लेट और इस कैपेसिटर की भी एक प्लेट एक ही बिंदु से जुड़ी है, और दो कैपेसिटर ऐसे हैं आपके पास, दोनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट अगर एक बिंदु से जुड़ी है और इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और इस वाले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ये कहीं अन्य बिंदु से जुड़ी है, तो ऐसा कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? समांतर क्रम। वेरी गुड, समझ आ रहा है आपको? दो संधारित्र हैं, फिर से आप देखो, एक ये ऊपर वाला कैपेसिटर, एक ये नीचे वाला कैपेसिटर, ठीक है। इस संधारित्र की ये वाली प्लेट, ऊपर वाले संधारित्र की ये प्लेट, नीचे वाले संधारित्र की ये प्लेट इस एक बिंदु से कनेक्ट है कि नहीं? मतलब दो संधारित्र हैं, दोनों की एक एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ी हुई है। और दूसरी प्लेट, तो इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? ये इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? उसकी दूसरी प्लेट भी यही है, ये किसी अन्य बिंदु से जुड़ी है, इससे नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए ये कौन सा क्रम माना जाएगा? समांतर क्रम। तो दो संधारित्र दोनों आपस में कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। देखिए, चित्र में दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में संयोजित है। अगर समांतर क्रम में संयोजित हैं तो इसलिए तीनों प्लेटों की, उन्होंने क्वेश्चन बोला था ना, तीन प्लेटों की धारिता ज्ञात करें, तो तीनों प्लेटों की तुल्य धारिता बताइए। समांतर क्रम में तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब टू कैपेसिटर्स हैं तो C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू बताइए। C1 मतलब कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, इसका धारिता बताइए। समांतर प्लेट संधारित्र है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। 2 मिनट बाद नींद खुलती है क्या आपकी?
तुरंत आवाज नहीं आती। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, अब ये भी जल्दी से बताओ, के क्यों नहीं लगाया हमने इस पे? वेरी गुड, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में भरा क्या है, हवा, और वायु के लिए के की वैल्यू 1। तो अगर आप लगाओगे भी तो बाद में के की जगह 1 लिखना पड़ेगा आपको। और इस तरीके से सीई सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो? सेम दोनों टर्म है, जुड़ जाएंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों प्लेट्स का। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। लेकिन पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। मतलब हमारे पास पारे की कितनी बूंदें हैं, 27, और सब बूंदें एक समान है, एक जैसे साइज की। एक समान बूंद का मतलब ये है कि सभी बूंदों की जो त्रिज्या है वो सेम है। अगर एक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर मानेंगे तो हर छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सबकी रहेगी। और हर एक बूंद को हमने 10 वोल्ट विभव आने तक उसको चार्ज किया है। हर एक बूंद 10 वोल्ट विभव तक चार्ज है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, इन सभी बूंदों को हमने आपस में मिला दिया और मिला के एक बड़ा सा बूंद बन जाएगा। 27 छोटी बूंदों को मिलाओगे एक बड़ा बूंद बनेगा। तो एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा आपको ये पता लगाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, उन पर आप गौर कीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 27 छोटी छोटी बूंदें हैं। ऐसे कितनी बन गई देख लीजिएगा आप, जरूरी नहीं कि मैं 27 बना दूंगा पूरी। ठीक है, मैंने कुछ नक्शा बना दिया है और इन सबको मिलाकर क्या किया गया है, एक बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक है, तो इधर बूंदों की संख्या कितनी है, 27, इधर एक बड़ी बूंद है, तो ये 27 छोटी बूंदें हैं और इनको मिला करके यहाँ पर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। ठीक है, हर छोटी बूंद की अपनी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी। हम मान लेते हैं कि हर छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, और जब इनको मिलाकर एक बड़ी सी बूंद आप बनाएंगे, इसकी भी अपनी कुछ त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर मान ली। ठीक, इसमें एक छोटी बूंद जो है, हर छोटी बूंद कितने वोल्ट विभव तक चार्ज है, 10 वोल्ट विभव तक चार्ज है। मतलब इस बूंद का विभव कितना, 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 10 10, सबके पास 10 वोल्ट का विभव है। अब 27 बूंदों को मिला दिया हमने, तो उन्होंने पूछा इस बड़ी बूंद का विभव बताइए कितना होना चाहिए, बताइए आंसर। एक छोटी बूंद का विभव कितना है, 10 वोल्ट। टोटल बूंदें कितनी हैं, 27, इनको मिला के बड़ी बूंद बना दी गई, तो उस बड़ी बूंद का विभव कितना होना चाहिए, 270। 27 गुणे 10 270 वोल्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, हमने जितनी क्वांटिटीज इस लेसन में पढ़ी हैं उनमें से एक राशि केवल ऐसी होगी जिसमें आप इस तरह का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और वो है आवेश। अगर ये कहा गया होता कि हर बूंद के पास 10-10 माइक्रोकूलम का आवेश है और 27 बूंदें हैं, हमने 27 बूंदों को मिला दिया, तो बड़ी बूंद का आवेश बताओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम 27 × 10 करते और बड़ी बूंद का आवेश निकाल के ले आते। तो याद रखें, इस लेसन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी भौतिक राशियां आपने पढ़ी हैं, उनमें से केवल और केवल एक भौतिक राशि ही ऐसी है जिसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आप बड़ी बूंद का बना सकते हो, और कोई राशि ऐसी नहीं है। आपने बहुत सारी राशियां पढ़ी हुई हैं, जैसे विभव,
देखो मैं आपको छोटी सी चीज यहां पर बताता हूं। आपने विभव पढ़ा हुआ है, आपने पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा हुआ है, रेडियस की भी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। पोटेंशियल की विभव की बात हम कर चुके, धारिता भी आपने पढ़ी हुई है, सिग्मा सी आर पोटेंशियल, आपने इसी लेसन में एनर्जी भी पढ़ी हुई है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में इनमें से कोई भी चीज दे दी जाए, छोटी बूंद की, बूंदों की संख्या दे दी जाए और बड़ी बूंद का पूछा जाए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आप नहीं करेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं रहता, केवल एक चीज को छोड़ करके, और वो है चार्ज में। चार्ज क्यू में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। अब बताइए, क्या इतना जो अभी हमने बताया वो आपको समझ में आया? नहीं समझ आया आपको? आ गया? अब बताओ मुझे, हमारे पास 27 छोटी बूंद है, एक बूंद का विभव 10 वोल्ट है, हमने सबको मिला के बड़ी बूंद बना दिया, तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा? क्या हम 27 गुणे 10 कर दें? विभव की बात मैं कर रहा हूं, विभव। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे? नहीं कर सकते। दूसरी चीज, फिर से सुनिए क्वेश्चन, हमारे पास 27 छोटी बूंदें हैं, एक बूंद की धारिता कुछ भी मान लेते हैं, एक बूंद की धारिता है 2, ठीक है। धारिता 27 छोटी बूंदें हैं, एक बूंद की धारिता है 2 माइक्रोफैरेड। इनको मिलाकर अगर बड़ी बूंद बना देंगे तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी? 27 गुणे 2 करके 54 बता दें आंसर। धारिता में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एक बूंद पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, 27 छोटी बूंदें हैं, मिलाकर बड़ी बूंद बना दिया, तो बड़ी बूंद पर पृष्ठ आवेश घनत्व बताइए, डायरेक्ट गुणा कर दें। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा नहीं कर सकते। एक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, 27 बूंदें मिलाई गई, बड़ी बूंद की त्रिज्या 27 गुणे आर लिख दें। एक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है ना, और 27 बूंदें मिला दी गई तो बड़ी बूंद बनी, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 27 आर। गुणा कर दें डायरेक्ट? नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल, पृष्ठावेश घनत्व, रेडियस, कैपेसिटेंस, एनर्जी, इन सब में से किसी के लिए भी आप कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, सिवाय चार्ज को छोड़ के। ये केवल और केवल किसमें अलाउड रहेगा? चार्ज में। तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? बड़ा आसान है। आप जो कुछ भी आपको दिया गया है, जो कुछ भी आपको दिया गया है, उसको काहे में बदलो? चार्ज में। चार्ज का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। चार्ज का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, चार्ज निकालेंगे, चार्ज से फिर हम पोटेंशियल वगैरह जो बनाना होगा हम बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको हम तो फिर क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आप जानते हो, हर छोटी बूंद पर आवेश पता लगाना चाहेंगे हम। फिलहाल एक चीज और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हमें चाहिए क्या? क्वेश्चन देखो, इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा? आपको बड़ी बूंद का विभव चाहिए। इस बड़ी बूंद का विभव, विभव के लिए क्या सूत्र होता है, क्या आपको मालूम है? V का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C। नहीं याद आया? Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये विभव का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको बड़ी बूंद का विभव चाहिए तो आप बड़ी बूंद का आवेश निकालो, बड़ी बूंद की धारिता निकालो और ये फॉर्मूला लगा दो, अपने आप बड़ी बूंद का विभव निकल करके आ जाएगा। समझ नहीं पा रहे आप लोग? क्या निकालना है बताइए मुझे?
बड़ी बूंद का विभव। बड़ी बूंद के विभव के लिए क्या सूत्र लगाएंगे हम, बताओ। बड़ी बूंद का आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। ठीक है, अगर ये दो चीजें कहीं से मिल जाएं कसम से, तो हम जैसे ही फॉर्मूले पे रखेंगे अप्लाई होके आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारा लक्ष्य दो चीजों को पता लगाना है, एक तो बड़ी बूंद का आवेश और दूसरा बड़ी बूंद की धारिता। अब बड़ी बूंद का आवेश चाहिए, आवेश के लिए तो पहले एक छोटी बूंद का आवेश निकालोगे, फिर उसका 27 गुना करके बड़ी बूंद का आवेश मिलेगा। बड़ी बूंद की धारिता कैसे निकालोगे? धारिता के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? क्या किसी को भी याद है कि अगर बूंद किस आकार की होती है? गोलाकार। क्या किसी को भी याद है कि अगर गोलाकार कोई चालक है तो उसकी धारिता निकालने का क्या सूत्र होता है? गोलाकार चालक, स्फेरिकल कंडक्टर अगर है तो उसकी धारिता के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पढ़ते नहीं है आप लोग घर में? पढ़ते हैं। तो अगर R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है तो इसकी धारिता का फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। याद आया सभी को कि अगर R त्रिज्या का गोलीय चालक है तो उसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक फॉर्मूला डिराइव किया था विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए, एक सूत्र बनाया था हमने, वो फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो धारिता के लिए ये फॉर्मूला लगाया करेंगे। आवेश के लिए एक छोटी बूंद का आवेश निकालो, उसमें 27 का डायरेक्ट गुणा करके बड़ी बूंद का आवेश निकल आएगा। बस यही हमारा लक्ष्य है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करना मुझे है, मुझे एक छोटी बूंद का विभव पता है। अगर एक छोटी बूंद का मैं आवेश निकालना चाहता हूं, अब देखो आवेश के लिए क्या सूत्र है? C इंटू वी। आपको छोटी बूंद का विभव मालूम है, अगर आप छोटी बूंद की धारिता निकाल लो और गुणा करा दो तो क्या मिल जाएगा? छोटी बूंद का आवेश आपको मिल जाएगा। तो पहले छोटी बूंद की धारिता निकालेंगे। धारिता का सूत्र क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। धारिता के लिए R मालूम होना चाहिए हमको। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मैं 1 बाय 1 करते जाऊंगा और आप देखिए। सबसे पहला तो एक काम ये है, क्योंकि 27 छोटी बूंदों को मिलाया गया है और एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो आपको नहीं लगता, अगर आपने मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है तो आपको एक चीज याद होगी कि 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन सब बूंदों को मिलाया गया तो मटेरियल तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है, बड़ी बूंद उससे बनी। तो 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। सत्ताईस छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। ये बात समझ में आई क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 2700 बूंदों को मिलाया गया आपस में, तो इनका पूरा आयतन उस एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए। अच्छा, 27 छोटी बूंदों का आयतन हम कैसे निकालेंगे? बूंद किस आकार की होती है? गोलाकार। और गोले के आयतन का सूत्र लगेगा। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। 27 छोटी बूंदों का आयतन कैसे निकालेंगे आप? तो आंसर है एक छोटी बूंद का ले लो, उसमें 27 का गुणा करा दो। 27 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, और एक छोटी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब एक बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद भी तो बेटा गोलाकार है, उसका आयतन कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई r क्यूब। कहां परिवर्तन आ जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या बदल जाएगी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। क्या बच गया? 27 r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। दोनों बच्चों का घन मूल ले लीजिए, इसका 3r और इसका कैपिटल R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू कितना मिल गया? 3r। हमको एक छोटी बूंद की त्रिज्या और एक बड़ी बूंद की त्रिज्या में रिलेशन पता लग गया। देखो एक चीज हम आपको बताते हैं। एक छोटी बूंद की त्रिज्या हमने कितनी मानी थी? स्मॉल r। कितनी बूंदें मिलाई हैं?
27 बूंदों को मिलाने से बड़ी बूंद बनी है। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या मोटा मोटा सबको लगता है कि 27 आर होना चाहिए, लेकिन देखो बड़ी बूंद की त्रिज्या केवल छोटी बूंद की त्रिज्या से 3 गुनी बनेगी, बस 27 गुनी नहीं आएगी। समझ आ रहा है आपको? 3 गुनी त्रिज्या की बड़ी बूंद रहेगी, बस इतना होगा। अब हम एक छोटी बूंद की धारिता निकालना चाहते हैं। यहां लिखेंगे एक छोटी बूंद की धारिता। छोटी बूंद की धारिता को हम C से लिख लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए? छोटी बूंद की धारिता चाहिए। बूंद गोले के आकार की है और गोले चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? अभी हमने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह कौन सा आर? स्मॉल आर की कैपिटल आर? स्मॉल आर, क्योंकि हम छोटी बूंद की धारिता निकाल रहे हैं। ये छोटी बूंद की धारिता आ गई। अब देखो बेटा, छोटी बूंद का विभव भी हमको पता है, छोटी बूंद की धारिता भी हमको मालूम है, हम छोटी बूंद का आवेश निकाल सकते हैं। एक छोटी बूंद का आवेश, बताइए आवेश का फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो Q की जगह, C की जगह पर क्या लिखा जाए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। V की जगह, V क्या है बताओ पहले? हम छोटी बूंद का आवेश निकाल रहे हैं, तो V छोटी बूंद का विभव होगा। और छोटी बूंद का विभव कितना दिया है? देखो ना, एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। तो V की जगह पर क्या लिख देंगे? इतना। ठीक है, ओके। ये छोटी बूंद का आवेश आ गया। अब अगर एक छोटी बूंद का आवेश इतना है, तो बड़ी बूंद का आवेश बता सकते हैं कितना होगा? बड़ी बूंद का आवेश, देखो छोटी बूंद का आवेश को हमने Q से माना था, तो बड़ी बूंद के आवेश को हम क्या ले लेते हैं? Q डैश। बताइए क्या करना चाहिए मुझे? हाँ जी, 27 का इसमें गुणा कर देना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि अब आवेश आपको मालूम है और आवेश में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो एक छोटी बूंद का आवेश अगर इतना है, तो 27 छोटी बूंदों का आवेश कितना हो जाएगा? 27 का गुणा करवा देते हैं, Q इंटू 27। बेटा इस Q की वैल्यू में 27 का गुणा करोगे, तो 27 का गुणा इस 10 से कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये हो जाएगा 270। बताइए यहां तक आपको समझ आया? क्या निकाल लिया है बोलो आपने? बड़ी बूंद का आवेश। आपको चाहिए क्या वैसे? बड़ी बूंद का विभव। तो हमने बड़ी बूंद का आवेश तो निकाल लिया, और क्या निकालना चाहिए? बड़ी बूंद की धारिता निकाल लेनी है, और बस जैसे ही बड़ी बूंद के आवेश में धारिता से भाग दोगे, बड़ी बूंद का विभव आ जाएगा। तो अब आप मेरी हेल्प करें और बताएं कि बड़ी बूंद की धारिता कैसे निकाली जाए। धारिता के लिए क्या सूत्र आपके मन में है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बस फर्क इतना है कि बूंद बड़ी है तो कैपिटल आर लिखना, तो हम इसमें लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 इंटू स्मॉल आर। देयरफॉर C डैश विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 इंटू स्मॉल आर। अब किस चीज की कमी है बताइए? बड़ी बूंद का आवेश भी पा गए आप, बड़ी बूंद की धारिता भी आपके पास है, बड़ी बूंद का विभव निकाल लो। बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव V डैश मान लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे Q डैश अपॉन C डैश। मतलब बड़ी बूंद का विभव बराबर बड़ी बूंद का आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। बड़ी बूंद का आवेश कितना आया है? बड़ी बूंद का आवेश ये आया है 4
पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर इंटू 270 अपॉन बड़ी बूंद की धारिता ये निकल करके आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, स्मॉल r से स्मॉल r भी कैंसिल हो गया, 3 से 270 को कैंसिल करेंगे 90 आ जाएगा और 90 वोल्ट मिलेगा आपको। इसका मतलब है बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो कितने के बराबर आएगा? बड़ी बूंद का विभव केवल 90 वोल्ट के बराबर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 ही 3 चीजों का कमाल रहेगा, त्रिज्या का, धारिता, आवेश, विभव, बस। और छोटी बूंद से बड़ी बूंद में डायरेक्ट अगर कोई कन्वर्ट हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आवेश है, और सब चीजों के सूत्र आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। घर में जाकर और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 बार 4 बार लगाओ, ताकि ये प्रोसीजर जो है ना वो मन में आपके बसे। अभी अगर कोई डाउट है तो आप बताएं, मुझे बताइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप नोट कर ले। इसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन और लगाते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुने। जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है तथा आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करिए। अब इस बार क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, टोटल बूंदें कितनी हैं, हमने ये हिस्सा साफ ही नहीं किया है। मान लिया कि यहां पर टोटल कितनी बूंदें हैं, 64 छोटी बूंदें हैं। छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी मानी हमने, स्मॉल आर। आज छोटी बूंद की त्रिज्या दी गई है हमको, अभी हम नोट कर लेंगे उसको। ठीक, अच्छा, और हर एक बूंद के पास आवेश भी दिया गया है, देखो तो वो आवेश कितना है, 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम। इनसे भी मिलकर फिर से बड़ी बूंद बन रही है, तो बड़ी बूंद का विभव आपको ज्ञात करना है। बड़ी बूंद का विभव अगर ज्ञात करना है तो विभव के लिए तो सूत्र होता है, बड़ी बूंद का आवेश निकाल लो, बड़ी बूंद की धारिता निकाल लो, बस आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करें, पहले तो जो चीजें दी गई हैं उसको नोट करना है हमको। देखिए ध्यान से, छोटी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप इसका पॉइंट भी 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो पावर माइनस की और आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर। ये रेडियस आ गई छोटी बूंद की त्रिज्या। ठीक, एक छोटी बूंद का आवेश, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, एक छोटी बूंद पर आवेश। एक छोटी बूंद पर आवेश हम कितना मान लेते हैं, Q, और वो दिया कितना गया है हमको, 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम। ये एक छोटी बूंद पर आवेश है, मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, और बड़ी बूंद पर विभव, तो आपको बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद का विभव हम मान लेते हैं V'। बड़ी बूंद के लिए सबको हम डैश लगा लेंगे, छोटी बूंदों का कोई भी सिंबल लिखेंगे उस पर डैश नहीं लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब आपको भी एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर बड़ी बूंद का विभव हमको चाहिए तो हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना है, दूसरा बड़ी बूंद की धारिता कितनी है। अब दोनों को सोचिए गौर से जरा, क्या क्या चाहिए बताइए, आपको पहले क्या चाहिए बताओ, बड़ी बूंद का आवेश चाहिए आपको। क्या तरीका है आवेश के लिए, आवेश के लिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, और आज छोटी बूंद का आवेश भी दिया गया है। देखो
एक छोटी बूंद पर आवेश कितना है? इतना आवेश है। और बूंदें टोटल कितनी है? 64। 64 बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनी। तो अगर बड़ी बूंद का आवेश आपको चाहिए तो एक बूंद के आवेश में 64 का गुणा करवा लो, सीधे सीधे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो हम पहले ये काम कर ही लेते हैं जरा। तो बड़ी बूंद का आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कैसे लिखोगे इसको आप? Q डैश कैसे निकालोगे बताओ? बूंदों की संख्या गुणे एक छोटी बूंद का आवेश, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। Q डैश बूंदों की संख्या कितनी है? 64। Q एक छोटी बूंद का आवेश कितना है? ये है 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम। तो देखो ये बड़ी बूंद का आवेश निकल आया। हल करो ना करो ऐसे ही लिखा रहने दो, बड़ी बूंद का आवेश आ गया। तो जो दो चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड थी उनमें से एक तो हमने निकाल ली, बड़ी बूंद का आवेश हमने निकाल लिया। अभी अब आप फिर से प्लीज मुझे बताइए कि और दूसरी चीज जो चाहिए थी वो क्या चाहिए थी? बोलो। बड़ी बूंद की धारिता। किसी भी बूंद की धारिता निकालते कैसे? 4πε0 r। 4πε0 तो हमको नहीं चाहिए, पर r तो हमको चाहिए। जब तक इसका r नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं कर सकेंगे। इसे पिछले क्वेश्चन में कैपिटल R किसके बराबर आया था? 3 स्मॉल r। इसमें क्या आएगा? पहले उसका r निकालेंगे, r से कैपेसिटेंस तक जाएंगे और उसके बाद वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो एक एक चीज आपको सोचना है बड़े आहिस्ते से। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप ये चीजें करने लगोगे तो फिर बड़ा आसान रहेगा सब कुछ। अभी देखो एक रास्ता पता चला कि पहले हमको क्या करना है, बताओ। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R चाहिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बड़ी बूंद की धारिता C डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बड़ी बूंद के विभव का सूत्र लगा देंगे। बस इतना करना है। त्रिज्या तक कैसे पहुंचेंगे आप? तो पिछले क्वेश्चन में कैसे पहुंचे थे त्रिज्या तक? आयतन बराबर कर दो। इसमें 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। ये वाला काम हम यहां पर कर लेते हैं। चौसठ छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। 64 छोटी बूंदों का आयतन कैसे निकाला जाएगा बताइए? एक छोटी बूंद के आयतन में 64 का गुणा करवा दो, तो 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ठीक, एक बड़ी बूंद का आयतन कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से पूरा 4/3 पाई कैंसिल, क्या बचेगा? 64 स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। देन r इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गिवन, हमें पहले से ही दी गई है, 1 इंटू 10⁻⁻4। देयरफॉर कैपिटल R विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r। And what is small r? Small r is 1 into 10⁻⁻4 मीटर। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब देखो किसकी तलाश थी आपको? बड़ी बूंद की त्रिज्या की तलाश थी, मिल गई आपको, मिल गया। अब क्या करिए बताइए? बड़ी बूंद की धारिता। अब बड़ी बूंद की धारिता, तो बोलिए बेटा बड़ी बूंद की धारिता को किससे प्रदर्शित करोगे? C डैश। ठीक है, क्या सूत्र लगाइएगा? 4πε0 कैपिटल R। तो 4πε0 कैपिटल R की जगह या 4πε0 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है?
1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर पलट गया तो ये भी नंबर तो पलट जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और कैपिटल आर की जगह पर 4 इंटू 10 टू द पावर -4। सी डैश की वैल्यू आएगी 4/9 इंटू 10 टू द पावर -13, और यहां पर हम लिख सकते हैं फैरड। कैसे? -4 ये ऊपर है, 10 टू द पावर 9 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -9 ये भी हो जाएगा, -4 -9 -13 बना लिया इसने। ठीक है, ये बड़ी बूंद की धारिता आ गई। अब अगर बड़ी बूंद की धारिता आ गई, बड़ी बूंद का आवेश भी मालूम है, बड़ी बूंद की धारिता भी मालूम है, तब तो बड़े आसान है हमारे लिए सारा कुछ करना। इसलिए बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव V डैश बड़ी बूंद पर आवेश बटे बड़ी बूंद की धारिता। तो V डैश इज इक्वल टू बड़ी बूंद का आवेश, ये लिखा हुआ है 64 इंटू 2/3 इंटू 10 टू द पावर -12। बड़ी बूंद की धारिता कितनी है? 4/9 इंटू 10 टू द पावर -13। ये पूरा हमने बटे में नोट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, आपने नोट भी कर लिया होगा, इसलिए अब हम यहां से हटा देते हैं इसको। ठीक है, देखो V डैश इज इक्वल टू, ये नंबर तो पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा ना पलट कर, 3:2 के साथ जाएगा, क्या बनेगा? 6, 3 दूना 6, और 6 को 16 से गुणा करवा दोगे, 16 छक्का 96, और क्या बचा? 10 की घात -12 ऊपर, 10 की घात -13 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात 13 -12। V डैश इज इक्वल टू 96 इंटू 10, और 96 इंटू 10 कर दोगे 960 वोल्ट। ये आ गया बड़ी बूंद का विभव, 960 वोल्ट। इतना विभव रहेगा बड़ी बूंद पर। ओके, अब ये बताएं, क्या आप बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, आया कुछ समझ में? नहीं आया समझ में? आया? तो केवल और केवल डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किसका कर सकते हैं आप? आवेश का, बाकी किसी का डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। बाकी सबके लिए सूत्र लगाने पड़ेंगे। धारिता के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r से जाइए, और जैसा भी जो है उसके मुताबिक आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे भी। और एक काम करते हैं ना, आज इतना ही रख लेते हैं, फिर तो फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो भी हम लोग और लगाना चाहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास पे लगा लेंगे। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।